हेलो दोस्तों, मैं प्रोफेसर अनुपम पांडे एक बार फिर फंडामेंटल कंसेप्ट्स इन ज्योग्राफी लेक्चर सीरीज़ में आपका स्वागत करता हूं। हमारा आज का टॉपिक है ट्राई सेलुलर सर्कुलेशन ऑन अर्थ या पृथ्वी पर त्रिकोशिकीय संचार। देखते हैं आज के लर्निंग आउटकम्स। हमारा आज के लेक्चर का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है। सबसे पहले समझेंगे कि ट्राई सेलुलर सर्कुलेशन त्रिकोशिकीय संचार ये होता क्या है और ट्राई सेलुलर सर्कुलेशन के मेन कॉजेस क्या है, किस कारण से होता है, और दूसरा वो कौन से फैक्टर्स हैं जो इसको मॉडिफाई करते हैं, इसके अंदर परिवर्तन लाते हैं। तो आइए देखते हैं। ट्राई सेलुलर सर्कुलेशन ये एयर का मूवमेंट होता है जिसे हम लोग विंड भी कहते हैं, और ये दो तरह से होता है, एक हॉरिजॉन्टल और दूसरा वर्टिकल। हॉरिजॉन्टल मतलब सरफेस के पैरेलल और वर्टिकल मतलब जो अर्थ सरफेस है उससे लंबवत या परपेंडिकुलर। हॉरिजॉन्टल मूवमेंट दो तरह के हो सकते हैं, ये धरातली प्रवाह हो सकता है, सरफेस पर हो सकता है, या ट्रोपोस्फियर में कुछ हाइट पर ये उच्चतली प्रवाह भी हो सकता है, इसको भी हम लोग समझेंगे। और दूसरा जो वर्टिकल मूवमेंट है ये भी दो तरह का हो सकता है। हवाएं सरफेस से ऊपर जा सकती हैं ट्रोपोस्फियर की तरफ, जिसको हम लोग आरोही भी मूवमेंट कहते हैं, और ये नीचे डिसेंड कर सकती हैं, नीचे बैठ सकती है, जिसे हम लोग अवरोही कहते हैं। और ये सब कुछ होता है प्रेशर बेल्ट्स के बीच में। बाकी इसका इम्पॉर्टेंस क्या है, ये जो ट्राई सेलुलर सर्कुलेशन है, जो हमारे यहाँ का पृथ्वी का जो मेजर विंड सिस्टम है सरफेस का, जिसमें ट्रेड विंड्स हैं, जिसमें वेस्टर्लीज हैं, जिसमें पोलर विंड्स हैं, ये वास्तव में जो ट्राई सेलुलर सर्कुलेशन का जो सरफेस का पार्ट है, ये वही होती हैं ये विंड्स। मतलब ये सब ट्राई सेलुलर सर्कुलेशन का जो त्रिकोशिकीय संचार है ये उसका हिस्सा है। और जो ये सर्कुलेशन है ये मेन डिफाइनिंग फैक्टर होता है काहे का, क्लाइमेट का। किसी जगह पर जलवायु किस तरह की होगी ये काफ़ी कुछ तय होता है इन विंड्स के मूवमेंट से। और इस पूरे प्रोसेस में ये जो सर्कुलेशन है ये रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हीट एनर्जी भी करता है। ऊष्मा को ये एक बार पुनः पृथ्वी की सतह पर रीडिस्ट्रीब्यूट करता है, इसे पुनः वितरित करता है। कैसे, ये सब बातें हम लोग अब आगे देखते हैं। अर्थ की प्रेशर बेल्ट्स के बारे में, प्रेशर बेल्ट्स ऑफ द अर्थ के बारे में हम लोगों ने बहुत विस्तार से हमारे लेक्चर 6 में देखा है। लेकिन यहाँ पर जब ट्राई सेलुलर सर्कुलेशन की बात हो रही है तो एक बार बहुत शॉर्ट में प्रेशर बेल्ट्स के बारे में बात करना आवश्यक है, बहुत संक्षेप में। देखिए, ये लो प्रेशर का एरिया है, यहाँ पर ये लो प्रेशर है। इसके बाद ये हाई प्रेशर की बेल्ट है, जैसा कि लिखा भी है। इसके बाद फिर एक बार यहाँ पर देखिए ये 60 डिग्री नॉर्थ और साउथ पर लो प्रेशर है बेल्ट है, और उसके बाद पोल्स पर देखिए ये पोल्स पर हाई प्रेशर की बेल्ट है, ये यहाँ पर हाई प्रेशर की बेल्ट है। ये जो लो प्रेशर की बेल्ट इक्वेटर पर है इसको हम लोग भूमध्यरेखीय निम्न दाब की पेटी कहते हैं। इसके बाद सब ट्रॉपिकल, ये इक्वेटोरियल है, ये इक्वेटोरियल है। इसके बाद ये सब ट्रॉपिकल, ये हाई प्रेशर की बेल्ट है, इसको हम लोग उपोष्ण उच्च दाब की पेटी कहते हैं। ये दोनों तरफ है, 30 डिग्री नॉर्थ और 30 डिग्री साउथ पर ये सब ट्रॉपिकल है। इसके बाद 60 डिग्री नॉर्थ और 60 डिग्री साउथ सब पोलर बेल्ट, जिसको हम लोग उपध्रुवी निम्न दाब की पेटी कहते हैं, ये भी लो प्रेशर की है। और ये यहाँ पर पोलर बेल्ट है, ये दोनों हाई प्रेशर की बेल्ट है। अब इन प्रेशर बेल्ट्स के बीच में अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर जो सब ट्रॉपिकल है इसके और इक्वेटोरियल के बीच में हमारी क्या चलती हैं, ट्रेड विंड्स चलती हैं, ये ट्रेड विंड्स चलती हैं। और जो सब ट्रॉपिकल है यहाँ से सब पोलर की तरफ जो विंड का मूवमेंट होता है, इस तरीके से देखिए, इसे हम लोग वेस्टर्ली विंड्स कहते हैं, इसको हम लोग वेस्टर्ली विंड्स कहते हैं। और फिर पोल से सब पोलर बेल्ट की तरफ, पोलर हाई प्रेशर बेल्ट से सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट की तरफ ये पोलर ईस्टर्ली विंड्स चलती हैं, और इन्हें हम लोग प्लैनेटरी विंड्स कहते हैं, ग्रही पवनें कहते हैं। लेक्चर 7 में हम लोगों ने देखा था कि क्यों ये जो मूवमेंट होता है ट्रेड विंड्स का, वेस्टर्ली विंड्स का या पोलर ईस्टर्लीज का, जब ये अर्थ पर चलती हैं पृथ्वी की सतह पर तो ये अपनी डायरेक्शन से डिफ्लेक्ट हो जाती हैं, फेरल का नियम फॉलो करती हैं। ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में अपने दाहिने की तरफ डिफ्लेक्ट करती हैं और सदर्न हेमिस्फीयर में अपने लेफ्ट की तरफ डिफ्लेक्ट करती है, और उसका कारण कोरियोलिस इफेक्ट है, जिसको कभी कभी कोरियोलिस फोर्स के रूप में भी कहा जाता है।
अब आगे देखते हैं कि ये जो मूवमेंट हो रहा है हवाओं का, ट्रेड विंड्स का, वेस्टर्लीज का, पोलर ईस्टर्लीज का, ये सरफेस पर अगर हम लोग देखते हैं तो कैसे होता है, आइए अब जरा इसे समझते हैं। आइए अब प्रेशर बेल्ट्स को थोड़ा अर्थ के सरफेस पर देखते हैं कि कैसे हैं और इसका क्या इफेक्ट पड़ता है। देखिए यहाँ पर अगर हम मान लें कि ये 0 डिग्री इक्वेटर है, ये जो ब्लॉक है, इसके बाद ये 30 डिग्रीज नॉर्थ है और इधर 30 डिग्री साउथ है। इसी तरह से इधर 60 डिग्री नॉर्थ है और इधर 60 डिग्री साउथ है, और इधर 90 डिग्रीज साउथ या साउथ पोल है, और ये 90 डिग्रीज नॉर्थ या नॉर्थ पोल है। अब यहाँ पर प्रेशर की स्थिति क्या होती है, देखिए यहाँ पर लो प्रेशर है इक्वेटर पर, इसके बाद 30 डिग्री नॉर्थ और साउथ पर यहाँ पर हाई प्रेशर है, जिसको हमने ब्लू से शो किया है, ये हाई प्रेशर का एरिया है। इसके बाद 60 डिग्री पर फिर से एक बार लो प्रेशर का एरिया है नॉर्थ और साउथ पर, और यहाँ 90 डिग्रीज नॉर्थ पर और 90 डिग्री साउथ पर एक बार फिर से ये पोल्स पर हाई प्रेशर या उच्च दाब का एरिया है। अब देखिए हम लोगों ने अभी पिछले स्लाइड में देखा था कि हाई प्रेशर जो 30 डिग्रीज नॉर्थ है, यहाँ से इक्वेटर की तरफ सरफेस पर विंड्स चलती हैं, जिसको हम लोग ट्रेड विंड्स कहते हैं या व्यापारिक पवनें बोलते हैं। ये कुछ इस तरह से चलती हैं, देखिए ये हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ, और इन्हें कहते क्या है, ये ट्रेड विंड्स हैं, व्यापारिक पवनें हैं। इसके बाद 30 डिग्री नॉर्थ से 60 डिग्री नॉर्थ की तरफ हवाएं चलती हैं, जिसे हम लोग देखिए हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जा रही हैं। इसी तरह सदर्न हेमिस्फीयर में भी होगा, दक्षिणी गोलार्ध में भी, और इनको हम लोग बोलते हैं वेस्टर्ली विंड्स या पछुआ पवनें। ये वेस्टर्ली विंड्स हैं। इसके बाद नॉर्थ पोल से, चूंकि यहाँ भी एक हाई प्रेशर का सिस्टम है पोल्स पर, तो यहाँ पोल से 60 डिग्री नॉर्थ और 60 डिग्री साउथ की तरफ रिस्पेक्टिव पोल से हवाओं का मूवमेंट होता है। देखिए सब जगह मूवमेंट हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ हो रहा है, और इसको बोलते हैं हम लोग पोलर ईस्टर्लीज, और इधर भी ये पोलर ईस्टर्लीज हो गई। ये तो बात हो गई सरफेस की। अब हम लोग थोड़ा सा हाइट पर चलते हैं। हम लोगों को पता है कि जहाँ पर लो प्रेशर का सिस्टम होगा तो वहाँ पर हवाओं का मूवमेंट, देखिए ये वर्टिकल ऊपर की तरफ हवाएं जाएगी, कैसे, इस तरीके से ये हवाएं यहाँ से ऊपर जाएंगी इस तरह से, और जहाँ पर हाई प्रेशर होगा वहाँ पर हवाएं नीचे बैठती हैं, वो अवरोही होती, डिसेंड करती है, कैसे, इस तरीके से। तो यहाँ पर देखिए पोल्स पर हवाएं हमेशा ठंडी हैं, तो ये नीचे बैठती हैं, और भूमध्य रेखा पर इक्वेटर पर हवाएं ऊपर जाती हैं। ठीक इसी तरीके से जो 30 डिग्रीज का 30 डिग्री का जो हाई प्रेशर का सिस्टम है, जो उपोष्ण उच्च दाब की पेटी है, यहाँ पर चूँकि हाई प्रेशर है तो यहाँ पर भी हवाएं नीचे बैठेंगी इस तरीके से दोनों गोलार्ध में। और जो 60 डिग्री का उपध्रुवी निम्न दाब का क्षेत्र है, यहाँ पर चूंकि लो प्रेशर है तो यहाँ पर हवाएं इस तरीके से दोनों गोलार्ध में ऊपर जाएंगे। अब अगर हम लोग इस पूरे सर्कुलेशन को कंप्लीट कर दें तो देखिए यहाँ से इक्वेटर से हवाएं ऊपर गई भूमध्य रेखा से, और 30 डिग्री नॉर्थ में हवाएं नीचे बैठ रही हैं। सरफेस पर 30 डिग्री से इक्वेटर की तरफ भूमध्य रेखा की तरफ व्यापारिक पवनें चल रही हैं। तो यहाँ से ये सर्कुलेशन कुछ इस तरीके से कंप्लीट होता है दोनों गोलार्ध में। इसी तरीके से देखिए ये एक दूसरा सर्कुलेशन कंप्लीट हुआ, जो 60 डिग्री साउथ से 30 डिग्री साउथ की तरफ आता है, लेकिन ये सरफेस पर नहीं है, ये उच्च तलीय प्रवाह होता है। और इसी तरीके से देखिए ये तीसरा सेल कंप्लीट हो गया। मतलब ये हुआ कि सरफेस पर, पृथ्वी की सतह पर जो डायरेक्शन है, चाहे वो ट्रेड विंड्स हो, चाहे वेस्टर्ली विंड्स हो या पोलर ईस्टर्लीज हो, ऊपरी एटमॉस्फेयर में, ऊपरी टोपोस्फियर में ठीक इनके विपरीत दिशा में हवाओं का मूवमेंट होता है। सरफेस पर मूवमेंट होता है,
हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ, और अपर एटमॉस्फेयर में, अपर ट्रोपोस्फियर में मूवमेंट होता है लो प्रेशर बेल्ट से हाई प्रेशर की तरफ, और ये पूरा एक सेल बन जाता है। देखिए ये पूरा एक क्लोज सिस्टम बन गया, जो भूमध्य रेखा और 30 डिग्री नॉर्थ और 30 डिग्री साउथ के बीच का जो पहला सेल बनता है, जो सर्कुलर सिस्टम बन रहा है, इसको हम लोग बोलते हैं हेडले सेल। ये हेडले सेल है। इसके बाद 30 डिग्री नॉर्थ से 60 डिग्री नॉर्थ या 30 डिग्री साउथ से 60 डिग्री साउथ के बीच में जो दूसरा सेल बनता है, इसको हम लोग बोलते हैं फेरल सेल। इसको फेरल सेल बोलते हैं। और इसके बाद यहाँ पर ये तीसरा सेल होता है पोलर सेल। ये क्लोज सिस्टम है, जिस तरीके से विंड्स लगातार मूव करती रहती हैं हाई प्रेशर से लो प्रेशर के बीच में। और चूंकि ये क्लोज सिस्टम है, इसीलिए इसको सेल का नाम दिया गया। और ट्राई सेलुलर क्यों कहा गया? क्योंकि दोनों गोलार्ध में 3 सेल होते हैं। पहला होता है इक्वेटर से, अगर हम लोग पोल्स की तरफ जाएंगे तो पहला हेडले सेल होता है, दूसरा फेरल सेल होता है, और तीसरा पोलर सेल होता है। अब हम लोग आगे देखेंगे कि सन का जो मूवमेंट होता है अलग अलग लैटिट्यूड्स पर, अलग अलग अक्षांश पर, साल के अलग अलग समय पर, जब सूर्य की किरणें अलग अलग लैटिट्यूड्स पर लंबवत होती हैं, परपेंडिकुलर होती हैं, तो उसका क्या प्रभाव पड़ता है इन सेल्स पर। अभी तक हम लोगों ने बात की थी प्रेशर बेल्ट पर क्या असर पड़ता है। अब हम लोग समझेंगे कि इन पूरे सेल्स के सिस्टम पर किस तरीके से सन का मूवमेंट इन्हें प्रभावित करता है। एक और फिगर के माध्यम से ट्राई सेलुलर सर्कुलेशन को समझते हैं। देखिए ये इक्वेटर है, यहाँ पर लो प्रेशर है, इसके बाद ये हाई प्रेशर की बेल्ट है, उपोष्ण उच्च दाब की पेटी, सब ट्रॉपिकल, इसके बाद ये सब पोलर लो प्रेशर की बेल्ट है, और उसके बाद हाई प्रेशर की बेल्ट ये पोल्स पर है, जो हम लोग देख चुके हैं। अब देखिए दोनों हेमिस्फीयर्स में इधर की तरफ नॉर्थ है और इधर की तरफ साउथ है, सदर्न हेमिस्फीयर है। इन दोनों में 3-3 सेल्स बने हुए हैं, जैसा हमने आपको पहले बताया। जो सेल इक्वेटर और 30 डिग्री नॉर्थ के बीच में होता है, इसको हम लोग हेडले सेल बोलते हैं। हेडले सेल। इसके बाद 30 डिग्री नॉर्थ और 60 डिग्री नॉर्थ के बीच में फेरल सेल है। इसी तरह से सदर्न हेमिस्फीयर में, और फिर पोलर सेल। ये हो गए हमारे दोनों गोलार्ध के सेल्स। अब जरा एक बार फिर से हम लोग देख लें कि इसमें इन सेल्स में हवाओं का मूवमेंट कैसे होता है। तो देखिए ये ट्रेड विंड्स हैं, ये ट्रेड विंड्स हैं, यहाँ पर ये वेस्टर्लीज हैं, और ये पोलर ईस्टर्लीज हैं। सब जगह देखिए हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ विंड्स चल रही हैं। इक्वेटर पर देखिए ये संवहनी तरंगे कन्वेक्शनल एक्टिविटी होती है, जिससे हवाएं ऊपर जाती हैं, और यहाँ पर ये हवाएं नीचे डिसेंड कर रही हैं, हवाएं अवरोही होती हैं। देखिए ये यहाँ पर हवाएं डिसेंड कर रही हैं। यहाँ पर भी लो प्रेशर है तो हवाएं ऊपर जाएंगे, और ये हाई प्रेशर है 90 डिग्रीज नॉर्थ और 90 डिग्री साउथ पर, तो यहाँ पर हवाएं नीचे आएंगी, डिसेंड करेंगे, और फिर ये सेल हमारा कंप्लीट हो जाता है। देखिए ये देखिए हमारे अब तीनों सेल्स कंप्लीट हो गए। एक बात और हम लोग बताना चाहेंगे आपको, हम बताना चाहेंगे कि ये बीच में एक रेड कलर की आप लाइन देख रहे हैं, ये लाइन ये कहाँ पर है? जहाँ पर दोनों हेमिस्फीयर से, दोनों गोलार्ध के, उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध के जो हेडले सेल हैं वो मिलते हैं आपस में आकर के। इसको हम लोग बोलते हैं ITCZ या इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन। ये क्या होता है और इसका क्या महत्व है, इसके ऊपर अभी हम लोग आगे एक पूरे लेक्चर में बहुत विस्तार से बात करेंगे। इसी के साथ में देखिए यहाँ पर
ये ब्राउन कलर के आप 2 सर्किल्स देख रहे हैं और यहाँ पर ये 2 गोले पर्पल कलर के देख रहे हैं। ये क्या है? ये किस जगह पर है? जहाँ पर ये सेल्स ऊपर ट्रोपोपॉज के पास में या शोभ मंडल का जो टॉप है वहाँ जहाँ पर ये सेल्स आपस में मिलते हैं, ये वहाँ पर देखिए ये दोनों तरफ एक गोला है। कहाँ पर? सब ट्रॉपिकल क्षेत्र में है और दूसरा सब पोलर क्षेत्र में है। इसको हम लोग बोलते हैं जेट स्ट्रीम्स। ये बड़े ही पावरफुल हवा के करंट होते हैं। ये किस डायरेक्शन में चलते हैं, इनका क्या प्रभाव पड़ता है और कैसे ये अपर एयर सर्कुलेशन से लेकर के सरफेस तक के आप कह सकते हैं वेदर और क्लाइमेट के फिनोमेनास को डिफ़ाइन और मॉडिफाई करते हैं, इसके ऊपर हम लोग इस लेक्चर के बाद में बात करेंगे। लेकिन अब आगे देखते हैं। देखिए ये स्थिति तब है जब दोनों हेडले सेल अपने अपने गोलार्ध में है। ये तब है जब सूर्य की जो किरणें हैं वो कहाँ पर लंबवत हैं? इक्वेटर पर, 0 डिग्रीज इक्वेटर पर, जो ITCZ भी फिर इक्वेटर के साथ कोइंसाइड करता है, लगभग इक्वेटर के पास होता है। और ये स्थिति कब बनेगी? ये स्थिति रहती है मार्च और सितंबर के महीने में। लेकिन जुलाई और दिसंबर में स्थितियाँ थोड़ा सा चेंज होती हैं, बदलती हैं, जब सन की डायरेक्ट रेज ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पर होती हैं। अब हम कंपेयर करते हैं, तुलना करते हैं मार्च और जून की स्थिति को। देखिए पहली स्थिति जो भी आप लोगों ने प्रीवियस स्लाइड में देखा था, ये पोजीशन ऑफ सन है रेड से, और ये कहाँ पर लंबवत है? इक्वेटर पर, यहाँ पर लंबवत है। तो इधर ये हेडले सेल है, इसके बाद फेरल सेल है और पोलर सेल है। इसके बाद जून में देखते हैं। देखिए जून में ये सन की डायरेक्ट रेस कहाँ पर लंबवत हो गई? आकर के 21 जून के आसपास ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर, कर्क रेखा पर। जब यहाँ पर ये लंबवत हुई तो इनके साथ देखिए ये सारी प्रेशर बेल्ट्स शिफ्ट कर गई किधर की तरफ? नॉर्थ की तरफ शिफ्ट की है। कैसे? अभी और स्पष्ट होगा। सबसे पहले देखिए इक्वेटर की पोजीशन वहीं पर है, यहाँ पर, और ITCZ जहाँ पर ये दोनों हेडले सेल मिल रहे थे, ये रेड लाइन देखिए क्रॉस करके आ गई किधर? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। इसका मतलब ये हुआ कि जो दक्षिणी गोलार्ध का हेडले सेल था, क्या उसका कुछ भाग उत्तरी गोलार्ध में आ गया? जी हाँ, उसका कुछ भाग उत्तरी गोलार्ध में आ गया। ये पोलर सेल है, इसका कुछ भाग उत्तरी गोलार्ध में आ गया। इसका विंड के मूवमेंट पर क्या असर पड़ेगा? जब हम लोग मानसून के बारे में बात करेंगे तो ये बहुत स्पष्ट ढंग से हम आपको वहाँ पर बताएंगे। अभी देखते हैं सेल्स की शिफ्टिंग को, इसका प्रभाव क्या पड़ा। अब देखिए यहाँ पर अगर हम लोग मार्च की स्थिति में यहाँ पर आए, मान लीजिए कि यहाँ पर ये कोई पोजीशन है W, हमने मान लिया इस जगह पे पोलर सेल पे, मार्च में जो नॉर्थ पोल का पोलर सेल था। मार्च में जहाँ पर हमने ये W लिखा है, देखिए ये किसके प्रभाव में था? ये पोलर विंड्स के प्रभाव में था। लेकिन वही चीज़, वही स्थान जब जून था, जब जून के महीने में आया तो ये आ गया किसके? फेरल सेल के प्रभाव में। ये टेम्परेट जो शीतोष्ण हवाएं हैं ये उसके प्रभाव में आ गया। मतलब जहाँ पर पोलर विंड्स थी, बहुत ठंड पड़ रही थी मार्च में, अब उसी जगह पर W पर आप देखिए जो क्लाइमेट है वो थोड़ा सा, जलवायु थोड़ी सी गर्म हो गई, वेदर पैटर्न चेंज हो गया। दूसरी पोजीशन अगर हम लोग यहाँ पर देखें 30 डिग्री के आसपास, ये X की पोजीशन देखें, ये कहाँ पर है? 30 डिग्री नॉर्थ पर है। कहाँ? मार्च में हमने फेरल सेल पे बनाया है। ये किसकी, मार्च में ये किसके प्रभाव में है? ये फेरल सेल के प्रभाव में है। और जब हम जून की स्थिति में आते हैं देखिए तो वही पोजीशन है, लेकिन अब ये किसके प्रभाव में आ गया? हेडले सेल के। हेडले सेल मतलब जहाँ पर हवाएं थोड़ी सी गर्म है। तो देखिए कैसे ये शिफ्टिंग का प्रभाव पड़ रहा है। अब अगर हम लोग दक्षिणी गोलार्ध में जाएं, यहाँ पर जो हेडले सेल के इस कोने पे, यहाँ पर हमने Y लिखा, देखिए यहाँ पे 30 डिग्री साउथ पर। ये मार्च के महीने में जो Y पोजीशन है ये हेडले सेल के प्रभाव में थी, लेकिन यही जब जून की स्थिति होगी तो ये फेरल सेल के प्रभाव में आ गई। मतलब वहाँ की जो वेदर पैटर्न होगा वो थोड़ा सा ठंडा हो गया। क्यों ऐसा हो गया? क्योंकि जब जून के महीने में नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में समर पड़ रही है
तो जो हमारा सदर्न हेमिस्फीयर है, दक्षिणी गोलार्ध है, वहाँ पर विंटर का सीज़न होता है। इधर की तरफ समर है और इधर की तरफ विंटर हो गया। तो देखिए यहाँ पर वाई की पोजीशन जो हेडलेस सेल के प्रभाव में थी वो अब फेरल सेल के प्रभाव में आ गई, मतलब क्लाइमेट थोड़ी सी और ठंडी हो गई। इसके बाद यहाँ पर ये जेड पोजीशन अगर हम देखें 60 डिग्री साउथ में, ये मार्च के महीने में देखिए यहाँ पर ये पोजीशन हमने बनाया, ये किसके प्रभाव में था? फेरल सेल के प्रभाव में था। लेकिन जून के महीने में जब दक्षिणी गोलार्ध में ठंड पड़ रही है तो ये जो जेड पोजीशन है ये प्रभाव में किसके आ गई? जो पोलर विंड्स है उसके प्रभाव में, मतलब यहाँ पर अत्यधिक जाड़ा पड़ने लगेगी। मतलब ये कि शिफ्टिंग का प्रभाव ये हुआ कि जो आपका नॉर्थ पोल था, यहाँ पर जो आर्कटिक ओशन है इसके आसपास की जो बर्फ़ होगी वो पिघलने लगेगी, और सदर्न हेमिस्फीयर में अंटार्कटिका के आसपास का जो समुद्र है, देखिए ये इसका क्षेत्र चूँकि बढ़ गया, ये एरिया इसका एक्सपैंड कर गया है, तो यहाँ पर अंटार्कटिका के आसपास का जो समुद्र है वो धीरे धीरे करके जमने लगेगा। यहाँ एक चीज़ और ध्यान रखिए कि सारे सेल्स अपनी पोजीशन को चेंज करते हैं। ITCZ देखिए अपनी पोजीशन को चेंज कर रहा है, लेकिन जो पोलर सेल्स का कोर है, जो नॉर्थ पोल है, वो हमेशा वहाँ पर हाई प्रेशर बना रहता है। सिर्फ प्रभाव ये पड़ता है कि जिस समय नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जून में यहाँ पर जब गर्मी पड़ेगी तो ये जो पोलर सेल है इसका एरिया थोड़ा सा श्रिंक हो जाएगा, छोटा हो जाएगा, सिकुड़ जाएगा, किधर? नॉर्थ पोल की तरफ। और इसी के विपरीत दक्षिणी गोलार्ध में आप देखिए तो जो वहाँ का पोलर सेल था 60 डिग्री साउथ से 90 डिग्री साउथ का, उसका क्षेत्र थोड़ा सा एक्सपैंड कर जाता है, बढ़ जाता है, इस एरिया में ठंड बढ़ जाती है। वो एरिया जो यहाँ पर जैसे Z हमने मार्क किया है, जो टेम्परेट और शीतोष्ण जलवायु के प्रभाव में था, वो अब पोलर विंड्स के प्रभाव में आ जाता है, और इस तरीके से हमारा पूरा वेदर पैटर्न चेंज होता है। यहाँ एक आखिरी चीज़ और ध्यान रखिए कि जिस तरीके से जब ये सेल्स चेंज कर रहे हैं, अपनी पोजीशन को नॉर्थ की तरफ शिफ्ट कर रहे हैं, ITCZ शिफ्ट कर रहा है, तो जो जेट स्ट्रीम्स होते हैं ये भी अपनी पोजीशन को नॉर्थ की तरफ शिफ्ट करते हैं। अब आगे हम लोग देखते हैं कि सितंबर और दिसंबर की स्थिति क्या होती है। सितंबर का महीना, मतलब सूर्य की सीधी किरणें, लंबवत किरणें कहाँ पड़ रही हैं? इक्वेटर पर पड़ रही हैं। और इक्वेटर पर जो मार्च की स्थिति थी, आप इसमें देखिए यहाँ पर ये इक्वेटर पर है। ITCZ इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन जो है वो फिर एक बार इक्वेटर के आसपास आ गया। जो हेडलेस सेल है दोनों उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध के, वो वापस अपने अपने गोलार्ध में चले गए और एक सामान्य स्थिति हम लोग कह सकते हैं बन गई पोलर सेल और फेरल सेल की। अब आगे देखते हैं कि दिसंबर की क्या स्थिति होती है। दिसंबर में सूर्य की सीधी किरणें, जो लंबवत किरणें हैं, वो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न या मकर रेखा पर चली गई, ऑस्ट्रेलिया पर या साउथ अफ्रीका के पास। देखिए ये यहाँ पर आ गई, 21.5 डिग्री साउथ में आ गई, सदर्न हेमिस्फीयर में। इसका प्रभाव क्या पड़ा? अब देखिए जो ITCZ है, जो सितंबर में वापस इक्वेटर के पास आ गया था, अब वो माइग्रेट करके शिफ्ट करके चला गया कहाँ पे? दक्षिणी गोलार्ध में। मतलब ये कि जो उत्तरी गोलार्ध का हेडलेस सेल था उसका कुछ हिस्सा इक्वेटर को क्रॉस करके दक्षिणी गोलार्ध की तरफ चला गया। इसका पूरे सिस्टम पर क्या प्रभाव पड़ा? देखिए यहाँ पर जो पोलर सेल था सदर्न हेमिस्फीयर का, अब दिसंबर में जो सदर्न हेमिस्फीयर है यहाँ पर समर्स है और हमारे यहाँ दिसंबर में विंटर पड़ रही है। इसका प्रभाव क्या पड़ा? देखिए जब सदर्न हेमिस्फीयर में, दक्षिणी गोलार्ध में जब आप देखिए विंटर समर पड़ रही है, दिसंबर का महीना है, तो जो पोलर सेल था इसका हिस्सा श्रिंक कर गया, सिकुड़ गया। और वहीं अगर उत्तरी गोलार्ध में देखिए जो पोलर सेल है तो इसका एरिया थोड़ा सा एक्सपैंड कर गया। अब अगर हम लोग फिर से एक बार W, X, Y और Z की पोजीशन को कंपेयर करें, देखिए यहाँ पर ये 60 डिग्री सितंबर के फिगर को देखिए ऊपर, और 60 डिग्री नॉर्थ के पास देखिए ये W हमने एक लिख रखा है। ये पोजीशन जो 60 डिग्री नॉर्थ की सितंबर के महीने में फेरल सेल के प्रभाव में थी, अब देखिए दिसंबर में चूँकि इधर विंटर का महीना है, जाड़ा पड़ रही है, तो वही पोजीशन पोलर सेल के प्रभाव में आ गया, मतलब जो ध्रुवीय हवाएं हैं उनके प्रभाव में आ गया और अत्यधिक ठंड यहाँ पर पड़ने लगेगी। इसके बाद 30 डिग्री नॉर्थ में आप ये सितंबर के फिगर को एक बार फिर से देखें तो 30 डिग्रीज नॉर्थ में हेडलेस सेल में देखिए एक्स की पोजीशन है,
सितंबर में ये हेडले सेल के प्रभाव में था एक्सपोजिशन, लेकिन दिसंबर में ये फेरल सेल के प्रभाव में आ गया। ये वही है जिस समय, और जब फेरल सेल के प्रभाव में आ गया तो ये वेस्टर्ली विंड के सिस्टम के प्रभाव में आ जाता है, पछुआ विक्षोभ होते हैं और हमारे यहाँ हिमालय वगैरह में ऊपर हिमपात होता है, स्नोफॉल होता है। इस पर जब हम लोग इंडिया पर आएंगे तब और विस्तार से बात करेंगे। तो देखिए, ये जो एक्सपोजिशन सितंबर में हेडले सेल में थी, वही एक्सपोजिशन दिसंबर में फेरल सेल के प्रभाव में आ गई, मतलब यहाँ पर ठंड बढ़ गई। अब दक्षिणी गोलार्ध चलते हैं। देखिए यहाँ पर जो वाई पोजीशन है, वाई पोजीशन आप देखिए सितंबर में फेरल सेल में 30 डिग्री साउथ के पास, ये वाई पोजीशन। ये पोजीशन किस में थी? सितंबर में ये फेरल सेल के प्रभाव में थी, मतलब ये हिस्सा कंपैरेटिवली ठंडा था, शीतोष्ण हवाओं के प्रभाव में था। लेकिन दिसंबर में वही जब सेल्स की शिफ्टिंग हुई तो वही वाई की पोजीशन हेडले सेल में आ गई, मतलब यहाँ पर गर्मी का या जो तापमान थे वो बढ़ गए और ये वही पोजीशन हेडले सेल के प्रभाव में आ गया। और एक आखिरी देखिए, जो 60 डिग्री साउथ में अगर आप सितंबर की पोजीशन में देखिए, जेड की पोजीशन यहाँ पर पोलर सेल में 60 डिग्री साउथ के पास में, ये सितंबर में पोलर सेल के प्रभाव में था। लेकिन वही पोजीशन जब दिसंबर थी तो ये जेड पोजीशन आ गई किसके प्रभाव में? फेरल सेल के प्रभाव में। मतलब वो स्थान जो सितंबर में पोलर सेल्स के या ध्रुवीय हवाओं के प्रभाव में था, वो फेरल सेल के प्रभाव में आ गया कब? दिसंबर में। मतलब यहाँ की जो जलवायु है वो शीतोष्ण हो गई, टेम्परेट हो गई। और उसके और ज़्यादा साउथ में जाएंगे तो जो पोलर सेल का एरिया है वो शिफ्ट हो गया, वो थोड़ा सा और सिकुड़ गया। तो ये हम लोगों ने प्रभाव देखा कि कैसे मार्च और सितंबर की क्या स्थिति होती है जब ITCZ इक्वेटर के आसपास होता है। फिर जून का हम लोगों ने देखा पिछले स्लाइड में, जब ITCZ शिफ्ट कर जाता है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। और अभी हम लोग देख रहे हैं कि ITCZ जब दिसंबर में सदर्न हेमिस्फीयर में शिफ्ट होता है तो इससे न सिर्फ प्रेशर बेल्ट शिफ्ट होती है बल्कि पूरे पूरे सेल शिफ्ट होते हैं, और वो किस तरह से अलग अलग स्थानों पर इसका प्रभाव पड़ता है, कैसे उसका वेदर पैटर्न और क्लाइमेट चेंज होता है। एक बात और ध्यान रखने की है कि जैसे जून के महीने में जिस तरीके से जो प्रेशर बेल्ट और उसके साथ सेल्स और उनके साथ जो जेट स्ट्रीम्स थी वो भी नॉर्थ की तरफ शिफ्ट की थी, इसी तरीके से जब सितंबर के बाद सूर्य की सीधी किरणें ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पर मकर रेखा पर लंबवत होती हैं तो सारी प्रेशर बेल्ट दक्षिण की तरफ शिफ्ट होती हैं। जब प्रेशर बेल्ट शिफ्ट होंगी तो उनके साथ सेल्स भी होंगे, और जब प्रेशर बेल्ट और सेल्स दक्षिण की तरफ शिफ्ट होंगे तो ये सारी जो जेट स्ट्रीम्स हैं ये भी दक्षिण की तरफ शिफ्ट होती हैं। अब आगे हम लोग देखते हैं कि ये जेट स्ट्रीम्स क्या हैं और किस तरीके से ये अपर एयर सर्कुलेशन और जो नीचे का वेदर पैटर्न है उसको प्रभावित करते हैं। ट्राई सेलुलर सर्कुलेशन और जेट स्ट्रीम, त्रिकोशिकीय संचार और जेट स्ट्रीम। आइए जरा जेट स्ट्रीम की लोकेशन को एक बार आप इस फिगर में देखते हैं। देखिए ये पहला सेल है हेडले सेल, इसके बाद आता है फेरल सेल। हम लोग इक्वेटर से नॉर्थ पोल की तरफ मान लीजिए जा रहे हैं, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है। तो हेडले सेल हो गया, इसके बाद फेरल सेल है और फिर पोलर सेल है। ये जो ब्लैक एरोज हम लोग देख रहे हैं ये विंड का सर्कुलेशन बता रहा है, इन सब पर हम लोग बात कर चुके हैं पहले ही। यहाँ पर देखिए ये दो वाइट कलर के पैचेस आप देख रहे हैं, वाइट कलर से ये क्लाउड्स को, ये बादल को शो कर रहा है। एक यहाँ पर बादल वहीं बनेंगे जहाँ पर हवाएं तेज़ी से ऊपर जाएंगी, देखिए ये लेकर के। तो एक बेल्ट इनकी मिलती है, प्रोमिनेंट बेल्ट मिलती है इक्वेटर पर जहाँ पर हमेशा बारिश होती रहती है, और दूसरी मिलती है लगभग 60 डिग्रीज नॉर्थ पे जहाँ पर लो प्रेशर की बेल्ट है। तो इस पर आगे हम लोग जब वर्षा की बात करेंगे तो विस्तार से बात करेंगे। यहाँ हम लोग लोकेशन देखते हैं। देखिए ये ट्रोपोपॉज दिया हुआ है, ये ट्रोपोपॉज है, ये ट्रोपोस्फियर की लिमिट है, शोभ मंडल की लिमिट है, ऊपरी लिमिट है। तो शोभ मंडल की जो ऊपरी लिमिट है या ऊपरी भाग है उसमें देखिए जहाँ पर पोलर सेल और फेरल सेल मिलते हैं वहाँ पर एक जेट स्ट्रीम पाई जाती है जिसे हम लोग पोलर जेट कहते हैं। और जहाँ पर फेरल सेल और हेडले सेल मिलते हैं, कहाँ पर? अपर ट्रोपोस्फियर में, क्षोभ मंडल की ऊपरी लेयर में, वहाँ पर सब ट्रॉपिकल जेट मिलती है।
अब आइए देखते हैं, ये तो इसकी जेट स्ट्रीम की लोकेशन की हो गई। अब आगे देखते हैं कि इसका मूवमेंट कैसे और किस डायरेक्शन में होता है। जेट स्ट्रीम की लोकेशन को और इसका जो मूवमेंट है उसकी डायरेक्शन है, ज़रा उसको अब इस फिगर में देखते हैं। देखिए ये पहला हेडले सेल है, फिर से ये फेरल सेल है और ये पोलर सेल है। ये ऊपरी लेयर है, देखिए ये लेयर है काहे की, ट्रोपोपास की लेयर है। ये 3 डायमेंशन में फिगर है। यहाँ पर देखिए क्लाउड्स, आप एक लेयर क्लाउड्स यहाँ पर देख रहे हैं, एक यहाँ पर देख रहे हैं जहाँ पर लो प्रेशर का सिस्टम है। देखिए यहाँ पर लो प्रेशर है और क्लाउड्स है, यहाँ पर लो प्रेशर है क्लाउड्स है, ये हाई प्रेशर है पोल्स का, ये हाई प्रेशर है सब ट्रॉपिकल जो उपोष्ण क्षेत्र है, और ये बीच में दोनों सब पोलर लो प्रेशर है और ये इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट है। देखिए यहाँ पर ये पोजीशन है आपकी पोलर जेट की। पोलर जेट कहाँ पर है? ये है पोलर जेट। तो पोलर जेट स्ट्रीम देखिए ये जो हमारे, हम कह सकते हैं कि ये अक्षांशों के पैरेलल तो नहीं चलती है लेकिन उनके सहारे चलती है। ये लैटिट्यूड्स को फॉलो करती है, स्ट्रेट लाइन नहीं होता है क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें इसके मूवमेंट को, इसकी डायरेक्शन को परिवर्तित करती हैं, उसको मॉडिफाई करती हैं। लेकिन ओवरऑल हम लोग कह सकते हैं कि ये पृथ्वी पे जो अक्षांश है उनके सहारे चारों तरफ खूब तेज़ी से घूमती है। तो देखिए ये पोलर जेट है और ये सब ट्रॉपिकल जेट है। ये सब ट्रॉपिकल जेट है। ये इनकी लोकेशन की बात हो गई। अब आगे देखते हैं कि जेट स्ट्रीम का स्ट्रक्चर क्या होता है। इसके अंदर जो हवा है, जो विंड चल रही है, उसकी वेलोसिटी कैसी होती है, ज़रा इस पर बात करते हैं। अब बात जेट स्ट्रीम की वेलोसिटी की। देखिए ये जेट स्ट्रीम का एक बड़ा सिंप्लीफाइड स्ट्रक्चर है आपको समझाने के लिए। इसमें बस एक बात समझने की है कि जो सेंट्रल पार्ट होता है, जो इसका सेंट्रल पार्ट है, यहाँ पर वेलोसिटी सबसे ज़्यादा होती है और जैसे जैसे हम लोग बाहर आते जाते हैं वैसे वैसे वेलोसिटी इसकी घटती जाती है। अब अलग अलग बुक्स में मिलता है, कहीं पर ये बताया जाता है कि जो सेंट्रल पार्ट है उसकी वेलोसिटी 100 से 200 किलोमीटर तक होती है पर आवर में, और कुछ बुक्स में ये 250 से 400 किलोमीटर तक भी मिलती है। इसके ऊपर कोई यूनानिमिटी नहीं है। और बाहर जब आप जाएंगे तो वेलोसिटी, मतलब यहाँ पर अगर 250 वेलोसिटी हो गई, बीच का जो पार्ट है अगर इसकी वेलोसिटी 250 है, तो इससे जब आप बाहर जाएंगे तो इसकी वेलोसिटी यहाँ पर 150 हो गई, और जो सबसे बाहर का है इसकी वेलोसिटी मान लीजिए 100 हो गई। तो इसमें बस एक बात ध्यान रखने की है कि जेट स्ट्रीम का जो केंद्र होता है, जो सेंट्रल पार्ट होता है, उसमें तीव्रता मैक्सिमम होती है और ये 250, 300, 400 किलोमीटर प्रति घंटा तक हो सकती है। और जैसे जैसे हम लोग सेंट्रल पार्ट से बाहर की तरफ जाएंगे वैसे वैसे वेलोसिटी घटती जाती है, और जो इसका सबसे बाहरी हिस्सा होता है वहाँ पर वेलोसिटी सबसे कम होती है। फाइनली जेट स्ट्रीम अब ग्लोब पर देखते हैं ज़रा इसको। देखिए 2 जेट स्ट्रीम नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में होती हैं और 2 जेट स्ट्रीम सदर्न हेमिस्फीयर में या दक्षिणी गोलार्ध में है। ये जो ब्लू बैंड से आप देख रहे हैं ये पोलर जेट स्ट्रीम है, पोलर जेट स्ट्रीम है, और जो रेड बैंड में आप देख रहे हैं जो सब ट्रॉपिकल पोजीशन पर है, इसको हम लोग सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम, ये सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम है। अब इससे अगर हम लोग इस फिगर को देखें तो पहली बात तो ये कि ये 2 नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में होती हैं और 2 सदर्न हेमिस्फीयर में होती हैं। दूसरी बात ये वेस्ट से ईस्ट डायरेक्शन में चलती हैं। हम लोगों ने अभी देखा कि इनकी हाइट 5 से 7 किलोमीटर तक हो सकती है ट्रोपोस्फियर में, शोभमंडल में। और चौथी जुड़ी इनसे बात कि इनकी जो वेलोसिटी है, तीव्रता है, वो 250 से 400 किलोमीटर प्रति घंटे तक हो सकती है।
और जब इतनी वेग से, इतनी ताकत से एक हवा का करंट आगे बढ़ेगा तो इसके सामने, इसके रास्ते में आने वाली जो एयर मास हैं, जो वायु राशियाँ हैं, ये उनके नेचर को, उनके डायरेक्शन को मॉडिफाई करता है। और यहीं पर हम थोड़ी सी बात कर दें कि जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम होती है, जो वेस्ट से ईस्ट की तरफ चलती है और इसका लगभग जो विस्तार है वो 30 से 35 डिग्री उत्तरी अक्षांश में है, इसका एक बड़ा महत्वपूर्ण रोल होता है इंडियन मानसून के कंटेक्स्ट में। जब हम लोग आगे मानसून पर बात करेंगे तो एक बार फिर इस पर हम लोग विस्तार से बात करेंगे। इससे जुड़ी अब एक बात और स्पष्ट करना चाहेंगे आपसे कि बहुत आपके मन में ये प्रश्न आ रहा होगा कि ये सारी चीज़ें तो समझ में आ गई कि दो दो होती हैं, पश्चिम से पूरब चलता है, हाइट इतना है, तीव्रता इतनी है, लेकिन ये होती ही क्यों है? वाई इट अकर्स। अब इसमें कुछ वाई है, ये क्यों होता है? दूसरा है, इतनी ही हाइट पर क्यों होता है? ये इतनी ही हाइट पर क्यों होता है? तीसरा, इसकी जो वेलोसिटी है, अगर इतने वेग से किसी को चल रहा है, चाहे वो पवनी है, तो उसको ऊर्जा चाहिए। तो एटमॉस्फेयर में, ट्रोपोस्फियर में ऐसा क्या है कि उस जगह पर इतनी ऊर्जा इकट्ठी हो गई कि हवा 250 से 400 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने लगे? आखिर इसको इतनी ऊर्जा कहाँ से मिलती है? इसके ऊपर कहीं कहीं पर कुछ एक्सप्लेनेशंस मिलते हैं, लेकिन हम आपको बहुत स्पष्ट ये बात बताएं कि आज की डेट में हम लोगों को ये तो पता है कि जेट स्ट्रीम यहाँ पर होती है, इसकी हाइट इतनी है, इसकी वेलोसिटी इतनी है, इसकी डायरेक्शन है, लेकिन ऐसा क्यों है, इसके ऊपर अभी तक कोई यूनानिमस या एक स्थापित मत नहीं है। अलग अलग एक्सप्लेनेशंस हैं, लेकिन अभी तक कोई एक स्थापित मत नहीं है, इसलिए इसके ऊपर हम अभी यहाँ पर कोई चर्चा नहीं कर रहे। देखिए, एक बड़ी सरल सी बात है कि एक होता है कि कोई फिनोमेना हो रहा है और दूसरा है कि उसका कुछ कारण है। और एक फिनोमेना है, ये एक चीज़ है, और उसके जो होने के कारण है, ये इसके पीछे बहुत सारा और दूसरा विज्ञान है। फॉर एग्ज़ाम्पल, किसी को बुखार हो सकता है, लेकिन बुखार क्यों है ये एक अलग चीज़ है। और अगर आपको ये नहीं पता है कि बुखार क्यों है, तो इससे ये नहीं साबित होता है, स्पष्ट होता है कि बुखार है ही नहीं। तो जेट स्ट्रीम है, ये एक फैक्ट है। ये कैसे प्रभावित कर रहा है फिनोमेना को, हमारे मानसून को, एयर मासेस को, ये एक फैक्ट है। लेकिन जेट स्ट्रीम ही क्यों है और इसको इतनी ऊर्जा कहाँ से मिल रही है, ये अभी भी एक शोध का विषय बना हुआ है। जैसे ही इसके ऊपर कोई एक इस्टेब्लिश्ड मत उभर करके आएगा, हम इसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो के साथ आपके सामने प्रेजेंट होंगे, उपस्थित होंगे। अब आज के मुख्य बिंदुओं पर, ट्राई सेलुलर सर्कुलेशन, जो त्रिकोशिकीय संचार है, और इसके जो सेल्स हैं, ये पृथ्वी की प्रेशर बेल्ट्स के बीच में स्थित होते हैं। ये पहली बात। दूसरी बात, दोनों गोलार्ध में 3 सेल्स होते हैं, हेडले सेल, फेरल सेल और पोलर सेल। इसके बाद ये जो सेल्स हैं, जो तीनों सेल्स अभी हमने अब बात की, ये सूर्य की लंबवत किरणों के साथ ये इनकी पोजीशन शिफ्ट होती रहती है नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन में। जब सूर्य ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर चमकेगा, उत्तरी गोलार्ध में होगा, तो ये सारे सेल्स शिफ्ट हो जाते हैं नॉर्थ की तरफ। और यही जब सूर्य की लंबवत किरणें, परपेंडिकुलर रेज, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पर पड़ती हैं, दक्षिणी गोलार्ध में पड़ती हैं, तो ये सारे सेल दक्षिण की तरफ शिफ्ट कर जाते हैं। और अंत में बात जेट स्ट्रीम्स की। ये 5 से 7 किलोमीटर की ऊंचाई पर ट्रोपोस्फियर में, क्षोभ मंडल में, पश्चिम से पूरब की तरफ चलने वाला तेज हवा का करंट होता है, जिसकी रफ्तार 250 से 400 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। और ये अपने सामने पड़ने वाली जो एयर मासेज हैं, वायु राशियाँ हैं, इवन हमारे मानसून को प्रभावित करता है। अब बारी थिंकिंग ज्योग्राफिकली की। वाई द हेडली सेल इज़ द टॉलेस्ट अमंग द 3 सेल्स ऑफ ट्राईसेल्युलर सर्कुलेशन। त्रिकोशिकीय संचार में जो हेडले सेल है, इसकी ऊंचाई सबसे ज़्यादा क्यों होती है, इस पर विचार करिएगा। और एक अहम बात, अभी तक के लेक्चर्स जितने भी हुए हैं, उस पर आपकी जो भी क्वेरीज हो, क्लैरिफिकेशन हो, आपके क्वेश्चंस हो, उनको आप नीचे दिए गए इस व्हाट्सएप नंबर पर उनको आप मैसेज कर सकते हैं। आगे हम लोग जब भी थिंकिंग ज्योग्राफिकली के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे एक अलग सेशन में, तो जो आपकी क्वेरीज हैं उनको भी हम लोग उन्हीं क्वेश्चंस के साथ में इनकॉर्पोरेट कर लेंगे।